मतलब क्या क्या घटना हुआ था उसमें जो है, जब अंग्रेज सरकार नहीं माने तो उसमें कई सारे घटना हुआ, कई सारे कार्य किए गए। जैसे कि पहला, जितने भी लोग थे जो अंग्रेज सरकार के किसी वेतन पर काम कर, यानी वेतनिक पद पर काम कर रहे थे या अवेतनिक पद पर भी काम कर रहे थे, उन्होंने अपना पद को त्यागना शुरू कर दिया। वेतनिक पद क्या हुआ, जिसमें कि अंग्रेज सरकार का काम करते हुए हमको वेतन प्राप्त हो रहा है। और अवेतनिक पद क्या हुआ, जिसमें कि हम लोग नहीं होता है कि बधुआ मजदूर वाला, कि हाँ ये जो है अगर इसका पिताजी काम करते हैं तो उसका बेटा भी काम करेगा, उसके बदले में खाना पीना। तो कहने का मतलब कई सारे ऐसे काम थे जिस पर कि अंग्रेज सरकार क्या करते थे, वेतन नहीं देते थे। तो इसमें असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने वेतनिक और अवेतनिक पद को त्यागना शुरू कर दिया। क्या किया, वेतनिक और अवेतनिक पद को त्यागना शुरू कर दिया, यानी उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग थे, छात्र वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो भी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था स्कूल कॉलेज, उसका बहिष्कार करने लगा। जो भी स्कूल कॉलेज था उसका बहिष्कार करने लगा। उसके बाद तीसरा क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़ा, सब जानते हैं हम, अंग्रेज जो है हमारे देश में कपड़ा से भी बहुत ज़्यादा कमाते थे, यानी वो जो है अर्थ का उपार्जन बहुत ज़्यादा करते थे। तो यहीं से जो है असहयोग आंदोलन से ही वो जो हुआ क्या कि कपड़ा जो भी बाहर से आता था, कहने का मतलब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार होना शुरू हो गया। फिर ये सब जो है, यही सब घटना था। उसके बाद कुछ ऐसे भी काम हुए जो रचनात्मक कार्य क्या हुए, ये था कि विध्वंसक कार्य, कहने का मतलब अंग्रेज सरकार के विरुद्ध काम, और कुछ जो अपने हित में काम किया गया। जैसे कि उस समय अब छात्र का स्कूल कॉलेज से बहिष्कार हो गया तो स्कूल कॉलेज कहाँ जाएगा, तो उन्होंने अपना खुद से जो है स्कूल कॉलेज बनवाना शुरू कर दिया। उसी में हम जानते हैं मुस्लिम इस्लामिया जो स्कूल कॉलेज है अभी, वो तभी के समय का ही है। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ कि हम कपड़ा त्याग दिए, तो कपड़ा के लिए तो हमको चाहिए ना प्रॉपर कपड़ा, कहाँ से आएगा, तो उसके लिए उसी समय 20 लाख चरखा का जो पूरा भारत में बांटा गया था। कितना चरखा, 20 लाख। तो असहयोग आंदोलन में ही 20 लाख का चरखा, जो कि हम जानते हैं महात्मा गांधी का प्रतीक भी माना जाता है कि चरखा सूत काटना है कि नहीं, मानते हैं ना, वही ना चरखा से आया जो है चक्र। तो ऐसे उसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में ही 20 लाख चरखा बांटा गया था, जिसके वजह से हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हो सके, हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हो सके और जो है खुद से कपड़ा बनाए और खुद से उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन का पहलू था। ठीक है ना। अब असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या निकला, अब देखो आगे हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या निकला। तो देखो परिणाम क्या असहयोग आंदोलन सफल हुआ कि नहीं, तो इसके विषय में देखो अंग्रेज सरकार क्या किए, इसको असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए, किसके लिए, असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए जो इसका नेतृत्व कर रहा था महात्मा गांधी, उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया, महात्मा गांधी को जो है अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार कर लिया गया तो जब उसका जो है, जो करने का मतलब जो चलाने वाला, जो आंदोलन चलाने वाला था, जो मुख्य नेता था, उसी को गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो है उसके पक्ष में कोई बोलेगा। और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया तो किया गया। उसके बाद जो हुआ कि जो भी लोग इस आंदोलन के विषय में कुछ भी चर्चा करता था उसको सरेआम मार दिया जाता था, जिसके वजह से लोगों में भय पैदा हो गया था, डर पैदा हो गया था। और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, ये आंदोलन समाप्त हो गया। यानी जैसे महात्मा गांधी जेल गए, जेल जाने के बाद जो है कुछ लोगों ने आवाज़ कायम रखा, लेकिन उसका आवाज़ दबाने के लिए उसको जो है जान से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह से लोग भयभीत हो गए और इस आंदोलन का स्थगित हो गया, यानी खत्म हो गया ये आंदोलन। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन से हमको एक फायदा जरूर मिला। अब वो फायदा क्या था, लाभ क्या था, एक लाभ क्या हुआ कि इस आंदोलन से जितने भी देशवासी थे वो कम से कम एकजुट होकर एक बार में जो है आवाज़ तो उठाए। पहले क्या था, हमारे देश में अगर सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ कमजोरी मानी जाए तो वो है एकता का। हमारे देश के लोग एक नहीं थे, क्या नहीं थे, एक नहीं थे। लेकिन इस आंदोलन ने पहली बार बताया कि एकता क्या होता है। इससे पहले एकता का कोई विचार नहीं था लोगों में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में एक फायदा जरूर हुआ। कौन सा फायदा, लोगों में एकता का भावना आने लगा। लोगों में क्या हुआ, एकता का भावना। इससे पहले लोगों में एकता नहीं था। लोग जो है कहने का मतलब अपने और पराये में मतलब हमेशा भेदभाव रखते थे। लेकिन इस आंदोलन के बाद लोगों में एकता का नया भाव उत्पन्न हो गया, एकता का नया भाव उत्पन्न होने लगा। एकता यानी एक हो गए सभी लोग। ठीक है,
और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो जो भी एक था मुस्लिम हिंदू भी एक हो गए थे। जब ये दोनों जब फिर असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो मुस्लिम और हिंदू में थोड़ा बहुत तभी जो है एकता भंग भी हो गया था, ठीक है ना, जब ये खत्म हो गया था परिणाम। लेकिन फायदा क्या मिला कि कम से कम एक होकर आवाज़ तो उठाए, यानी हम आंदोलन के प्रति एक साथ हो तो गए। और मेन चीज़ तो यही चाहिए, अगर एकता अगर आ गया, अगर एकता शुरू में ही आ जाता तो अंग्रेज सरकार हम पर इतना दिन शासन नहीं कर पाता। जैसे अंग्रेज सरकार आया वो अपना शासन व्यवस्था को यहाँ कायम करना चाहा, सभी तभी मिलकर सभी अगर मारने दौड़ जाता है तो उसको तो बोरिया बदला समेट कर तभी गायब कर देता है कि नहीं, तभी उसको भागना पड़ता है। लेकिन लोगों में खुद में बनता नहीं था, अंग्रेज का मेन कारण यही था। फायदा इसी चीज़ का उठाया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन पूर्णतः दब गया तो फिर से महात्मा गांधी को रिहा हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी को ज़्यादा देर जेल में रखना वो भी अंग्रेज के लिए खतरा से खाली नहीं है। एक तो अपनी एकता, लोगों में एकता का भाव आ गया है, अब समझ सकता है कि क्या क्या होगा आगे घटना। तो इसलिए अंग्रेज सरकार ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहे। जब जेल से बाहर आए कौन, महात्मा गांधी, तो उन्होंने फिर एक दूसरा आंदोलन करना शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो अब सतमा क्या था कि जब महात्मा गांधी बाहर निकले जेल से तो उन्होंने फिर से कहा, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो तभी भी नहीं माना था, अभी भी झुका नहीं था अंग्रेज सरकार, तो उन्होंने क्या किया, नया आंदोलन ला लिया। कौन सा? सविनय अवज्ञा। अब आंदोलन क्या है? अब देखो सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय मतलब विनम्र पूर्वक, यानी विनय के साथ, कहने का मतलब विनम्र पूर्वक, यानी विनम्र के साथ। अवज्ञा मतलब आज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्टा अवज्ञा। आज्ञा मतलब किसी चीज के बारे में मानना, और अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, आज्ञा न मानना, यही हो गया अवज्ञा। देखो इसमें स्पष्ट चीज था कि कहने का मतलब उसका जो है अंग्रेज सरकार का खाली दिखावटी हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग आदर करेंगे लेकिन उसका बात नहीं मानेंगे, समझा? यानी उसका हम लोग जो है उसका विनम्रता पूर्वक उसका स्वागत तो करेंगे, लेकिन उसका कोई भी बात पर हम अमल नहीं करेंगे, न उसका कोई चीज़ का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा का क्या मतलब हो गया? विनम्रता के साथ आज्ञा न मानना, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। कहने का मतलब अंग्रेज सरकार का जो पदवी है, जो भी चीज़ है, जो कपड़ा है वगैरह, वो सब चीज़ को हम नहीं मानेंगे। यानी कोई भी चीज़ अगर अंग्रेज सरकार से रिलेटेड है तो उसको हम नहीं मानेंगे, सीधा सा स्पष्ट है। यानी जहाँ जहाँ अंग्रेज सरकार अपना वर्चस्व जहाँ जहाँ है होगा उस सब चीज़ को हम लोग त्याग देंगे। जैसे अंग्रेज सरकार यदि कोई स्कूल कॉलेज बनाएगा तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। अंग्रेज सरकार का जितना भी पदवी होगा उसको हम नहीं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भी वस्त्र कपड़ा वगैरह का आएगा वो भी नहीं पहनेंगे, हम सारा चीज़ खुद से करेंगे। तो यही हुआ विनम्रता के साथ, यानी देश में रहे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन उसका कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो यही हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई सारे घटना देश में भी हो चुका था। कौन कौन सा घटना देखो इसी के साथ पढ़ते हैं। ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में हुआ, उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कई सारे घटना हुआ था हमारे देश में। कौन कौन सा घटना एक एक करके पढ़ते हैं। पहला घटना था साइमन कमीशन। कौन सा था? साइमन कमीशन। देखो सविनय अवज्ञा के दौरान एक घटना कौन सा आया? साइमन कमीशन। कौन सा घटना? साइमन कमीशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है हमारे देश में कई सारे घटना हुआ, जिसमें कि क्या हुआ? पहला साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन था क्या? देखो साइमन कमीशन एक कमेटी का नाम है। क्या है? कमेटी का। भारत जो अंग्रेज सरकार था उन्होंने एक कमेटी लाया। क्या लाया? एक कमेटी, यानी एक संस्था का गठन किया, और उस संस्था का नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और इसी को बाद में हम जानते हैं किस नाम से? साइमन कमीशन के नाम से। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से। तो ये जो कमेटी लाया, इस कमेटी में जो है टोटल 7 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। और ये 7 इस साइमन कमीशन को पढ़ने का मेन कारण क्या था? इसमें 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य जो थे सातों सदस्य इसका अंग्रेज ही थे। 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो भारत ने इसका विरोध क्यों किया? अब मान लीजिए अब भारत में अंग्रेज का शासन है, और भारत में भारतीयों के लिए कोई
कमेटी बन रहा है तो उसमें भारतीय लोगों का भी ना शामिल होना अनिवार्य है। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि कमेटी तो बना लिया, लेकिन उसमें एक भी भारतीयों का योगदान नहीं, यानी एक भी भारतीय का योगदान नहीं शामिल किया, यानी एक को भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया। तो सभी का सभी जो 7 सदस्य था वो कौन था? अंग्रेज था। जब 7 सदस्य अंग्रेज था तो आंदोलन तो होबे करेगा, लोगों में जो है असंतोष तो फैलवे करेगा। तो हुआ क्या, अभी ये असंतोष हमको दिखा कहाँ पे, जब एक बार साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन बम्बई गया। कहाँ पहुँचा? बम्बई। जब साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा तो उस दौरान क्या हुआ, बम्बई पहुंचने के दौरान क्या हुआ कि बम्बई के लोगों ने उनका जो स्वागत किया काला झंडा से, हड़ताल से और प्रदर्शन से। देखो जैसे साइमन कमीशन पहुंचा बम्बई जब पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, उस अंग्रेज सरकार का यानी उस साइमन कमेटी का जो है जितने भी मेंबर थे उसका जो है उसका विरोध यानी करने का मतलब उसका स्वागत जो किया किस चीज़ से, तो काला झंडा से। काला झंडा मतलब समझ जानते हैं हम, शोक का निशानी है। दूसरा चीज़ उसका जो है हड़ताल से, यानी हड़ताल करने लगा लोग, उसके बाद प्रदर्शन करने लगा और उन्होंने नारा क्या लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक। उन्होंने नारा क्या लगाया साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और उन्होंने ये नारा लगाया साइमन कमीशन किसने, तो बम्बई के लोगों ने। जब बम्बई पहुंचा तो बम्बई का लोग स्वागत किया उसका किस चीज से, तो काला झंडा से, आंदोलन से, हड़ताल से, प्रदर्शन से। और उन्होंने नारा क्या लगा रहा था उसके विरोध में, साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी हम तुम्हारा समर्थन नहीं करते, यानी हम तुमको नहीं मानते हैं, तुम जहाँ जैसे आए हो वैसे चले जाओ, जहाँ से आए हो जैसे आओ वैसे चले जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो ये था साइमन कमीशन का घटना। उसके बाद दूसरा घटना कौन सा आया, दूसरा घटना आया नेहरू रिपोर्ट, जो कि असहयोग आंदोलन के यानी करने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था। कौन सा रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। ये दूसरा ऐसा घटना था, क्या था, सविनय अवज्ञा वाला दूसरा ये ऐसा घटना था। कौन सा घटना, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो देखो कि हुआ क्या कि ये जो था मोतीलाल नेहरू, जिसको कि हम क्या जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी है, तो उन्होंने जितने भी लोगों का जो भी दिक्कत होता है उन सब के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया उन्होंने, और उसको किसको सौंपा, अंग्रेज सरकार को, ताकि ये सब चीज़ को जो है, ये सब चीज़ जितने भी है ये सब चीज़ गलत हो रहा है कि नहीं, उसका रिपोर्ट तैयार किया जो चीज़ गलत हो रहा था। तो यही है नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद तीसरा क्या हुआ बताओ, तीसरा क्या था, तो पहला था साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट और तीसरा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, मंदी का प्रभाव। तो हुआ क्या, हम लोग सभी जानते हैं कि 1929 के समय में, कब 1929 के समय में जो है पूरा विश्व में आर्थिक मंदी छा गया था। 1929 के समय में मानो कि पूरा देश से पैसा कहीं गायब सा हो गया था, कहने का मतलब पूरा सभी देशों में महंगाई बढ़ गया और पैसा का सभी देशों में अकाल पड़ने लगा। इन कहने का मतलब सभी का जो आर्थिक उपार्जन होना चाहिए वो सब का कम होने लगा, और ये सबसे बड़ा विषय था। और कब हुआ था ये घटना, 1929 के दौरान, 1929 के दौरान, यानी 1929 में ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, जिसमें लगभग सभी देश में आर्थिक मंदी छा गया और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गया। तो ये इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, भारत में भी महंगाई बढ़ा, और भारत में तो अपने शासन है तो और ज़्यादा बढ़ गया, यानी और देश के मुकाबले और ज़्यादा भारत के लोग प्रभावित हो गए इससे, ठीक है। तो यही है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। और चौथा कारण क्या है, चौथा कारण समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। अब समाजवाद का बढ़ता प्रभाव क्या है कि जितने भी समाजवादी लोग थे, यानी समाज को विकसित करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी इस आंदोलन में करने का मतलब इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू हो गया कि हमको भी अब देश के प्रति कुछ करना है कि नहीं। जो लोग मतलब घर पर बैठे हुए रहते थे, जो लोगों का कोई काम नहीं हुआ करता था, वो लोग भी क्या होने लगे, सोचने लगे अपने देश के प्रति। फिर अगला क्या है,
देखो चौथा कारण क्या था, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। फिर अगला क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। अब क्रांतिकारी आंदोलन का उभार क्या है, तो उस समय हुआ क्या कि लोगों में तो जानवे करते आंदोलन तो होना था, क्योंकि दिक्कत तो बहुत ज़्यादा था, परेशानी बहुत ज़्यादा था भारतीय लोगों का। तो उन लोगों ने क्या किया कि आंदोलन के लिए मतलब जो है आंदोलन के लिए सभी लोग एक साथ एकत्रित हो गए, यानी लोगों में सभी लोगों में जो है आंदोलन के प्रति एक नया क्रांति आ गया कि हमको अब अपना देश वापस चाहिए तो चाहिए। यानी हर लोगों को सोचने का समय मिल गया, हर लोग अब इसमें बढ़ चढ़ कर भागने लगे, यानी एक नया क्रांति सा आ गया पूरा देश में। जो लोग कभी इस विषय में कभी सोचते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू कर दिया इस क्रांति में, मतलब करने का आंदोलन में, ताकि हमारा देश क्या हो सके, आज़ाद हो सके, स्वतंत्र हो सके। अगला बताओ, देखो अगला क्या है, स्वराज की मांग, और अगला है पूर्ण स्वराज की मांग। पांचवा जो है, छठा कारण क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग। अब पूर्ण स्वराज की मांग क्या था, तो महात्मा ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने, देखो छठा कारण क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। अब पूर्ण स्वराज की मांग क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर से ऐलान कर दिया कि हमें जो है अब पूर्ण स्वराज लेकर ही दम मार मतलब रुकना है, ठीक है ना। कब का समय था वो, देखो 31 दिसंबर 1929 का था समय, यानी मध्य रात्रि। देखो हुआ क्या कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग किया है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में लाहौर में रावी नदी के तट पर से ऐलान कर दिया क्या कि अब हमको क्या प्राप्त करके रहना है, पूर्ण स्वराज प्राप्त करके रहना है। और अंग्रेज सरकार से ये मांग रखा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये सब घटना था जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने से पहले ये सब घटना हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन होने से पहले ये सब हुआ। अब आता है सविनय अवज्ञा, जब ये सब घटना नहीं हुआ, जब ये सब घटना नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ, देखो उसी में ना हुआ। हाँ तो उसी पहले तो यही सब घटना ना, उसके बाद ना सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो देखो पहले ये सब घटना हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ, देखो तब ना हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ, आप देखो आगे पढ़ते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हुआ दांडी यात्रा से शुरुआत। देखो क्या है अगला, कहें तो गांधी का समझौता वादी रूप। कहने का मतलब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड, जो वायसराय इरविन था, कौन वायसराय इरविन था, उससे मिलने का प्रस्ताव रखा कि हम जाते हैं, ताकि अंग्रेज सरकार यदि मान ले तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखो जो भाई मैंने कहने का मतलब आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने क्या किया कि समझौता करने के लिए, अंग्रेज सरकार से समझौता करने के लिए अपना मांग लिख लिया, अपना मांग लिख कर, और उस मांग को लेकर कहाँ पहुँच गया, वायसराय इरविन के पास। और वो मांग को क्या कहा जाता है, 11 सूत्री मांग। क्या कहा जाता है, 11 सूत्री मांग। यानी महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग को लेकर कहाँ पहुंच गया, अंग्रेज सरकार के ही सदस्य कहाँ पे, वायसराय इरविन के पास। वायसराय इरविन के पास पहुंचकर क्या कहा कि जो है यदि आप हमारा ये सब बात मानते हैं तो हम जो है आंदोलन को स्थगित कर देंगे, यानी आंदोलन नहीं करेंगे। तो उनमें मांग क्या था कि जो मांग क्या था, तो यही देश संबंधी कुछ मांगे थी, ठीक है ना। तो उनको लेकर पहुंचा, तो इरविन ने क्या किया, उन मांग को यानी कहने का मतलब उन मांग को सुनने के बजाय, यानी सुनना भी नसीब नहीं समझा, और उन्होंने गांधी जी से मिला भी नहीं, क्योंकि अब देखो समझौता लेकर पहुंचे हैं तो महात्मा गांधी का बात कम से कम सुनना चाहिए। अब मांग का बात अलग किया,
लेकिन जब मांग लेकर पहुंचा महात्मा गांधी तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन जो था उन्होंने मांग को सुनना भी इनकार कर दिया, यानी कहने का मतलब उसको देखना भी इनकार कर दिया और महात्मा गांधी से नहीं मिले। जब महात्मा गांधी से नहीं मिले तो महात्मा गांधी ने उसी समय प्रण कर लिया, क्या कर लिया कि हम अब आंदोलन होकर रहेगा और आंदोलन होगा, और उसी आंदोलन को हम क्या कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अब सब उठता है, यानी कहने का मतलब शुरू कैसे होता है, इसका सवाल उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कैसे होता है। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू होने का क्या काम था कि सबसे पहले गांधी जी लेकर पहुंचा था इरविन के पास, लेकिन समझौता नहीं होने पर, जब समझौता नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि दांडी यात्रा निकाले। जो महात्मा गांधी था उन्होंने क्या किया, देखो क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत देखो कहाँ से, पहला शुरू हुआ दांडी यात्रा से। अब दांडी यात्रा क्या है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है दांडी यात्रा से किया। और दांडी यात्रा क्या है, तो महात्मा गांधी क्या किए कि अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचा, समुद्र तट पर पहुंचा, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने 24 दिन तक लगातार 24 दिन पैदल और 250 किलोमीटर की यात्रा की। कितना, 250 किलोमीटर की यात्रा के बाद दांडी नामक जगह पर पहुंचा के बाद, और उन्होंने उसके साथ कितना आदमी था, टोटल 78 यानी अनुयायी को लेकर, यानी 78 उसके पीछे चलने वाले थे। 78 अनुयायी के साथ उन्होंने दांडी नामक जगह पर पहुंचा। 78 अनुयायियों के साथ कहाँ पहुंचा, दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचा। तो क्या कहेंगे इस दांडी यात्रा में, क्या कहेंगे कि जब महात्मा गांधी का बात कौन नहीं माना, वायसराय इरविन नहीं माना। वायसराय इरविन जब गांधी जी का बात को ठुकरा दिया तो उन्होंने जो है प्रण कर लिया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होकर रहेगा, यानी आंदोलन तो होगा, ठीक है। तो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो उन्होंने जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने जहाँ पर वो रहते थे साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचा। और उस दौरान उन्होंने जो है 24 दिन तक पैदल 250 किलोमीटर लगभग चले, और उसके साथ कितने लोग थे, 78 अनुयायी थे। और उनके साथ वो पहुंचे दांडी नामक यात्रा पर, और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। क्या बनाया, देखो समुद्र के पानी से क्या बना दिया, नमक। समुद्र के पानी से नमक बनाया, और नमक कानून को पूर्णतः तोड़ दिया। नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, या पूर्णतः तोड़ दिया, नमक कानून का उल्लंघन किया। अब देखो नमक कानून क्या है कि ऐसा क्या था कि नमक बनाने के साथ, तो नमक का इतिहास बहुत पुराना जुड़ा हुआ है हम लोग के साथ। नमक का मतलब ऐसे भी गांव घर में बोला जाता है कि देखो सुना होगा, गांव घर में उसने हमारा नमक खाया गुलामी करेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, नमक कहने का मतलब जितना भी हमारा अंग्रेज के साथ वास्ता था, यानी जहाँ हम अंग्रेज का साथ चापलूसी करते थे, अंग्रेज का काम करते थे, और अंग्रेज के उसके बदले हमको जो भी खाना पीना मतलब जो भी मुहैया कराते थे, तो वहाँ से उसका हम जो है काम को त्याग देंगे और उसका जो भी खान पाए वो सब को त्याग देंगे, ठीक है। यही है नमक कानून। क्या किया कि दांडी पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, और यहाँ से हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत। महात्मा गांधी शुरुआत किया, और जब ये चीज़ हुआ तो कई सारे जगहों पर गांधी जी के जब देखा गांधी जी जो नमक कानून का उल्लंघन किए, तो पूरा देश में आंदोलन उभरने लगा। शुरुआत किया महात्मा गांधी ने और पूरा देश में आंदोलन उभरने लगा, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कहाँ हुआ था,
तमिलनाडु में, उसके बाद नागपुर, और कहाँ कहाँ हुआ था, ढेरों ऐसा जगह है मतलब जहाँ पर कि महात्मा गांधी पहले शुरू किया महात्मा गांधी, उसके बाद कई सारे जगहों पर आंदोलन होना स्टार्ट हो गया, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम पड़ गया इसका। ठीक है, अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या हुआ कि बिहार में आंदोलन का प्रसार। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो यहाँ तक यहीं पर शुरू हो गया, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चलिए रहा था, उसी दौरान देखो कई सारे आंदोलन भी हुए। कौन कौन सा, तो पहला था बिहार में आंदोलन का प्रसार, यानी बिहार में कैसे आंदोलन का शुरुआत हुआ। बिहार, अगला टॉपिक है बिहार में आंदोलन का प्रसार, बिहार में आंदोलन का प्रसार। तो देखो हुआ क्या, जब ये आंदोलन सविनय अवज्ञा चल रहा था उसी दौरान बिहार के जो है, बिहार के क्या नाम है, तो देखो अब बिहार में आंदोलन का प्रसार, यानी बिहार में जो है आंदोलन कैसे फैला, बिहार में जो आंदोलन कैसे फैला, तो शुरुआत हुआ गंगा प्रसाद राय से। गंगा प्रसाद राय ने सिवान जिला में, गंगा प्रसाद राय ने सिवान जिला में क्या किया, सिवान जिला में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन किया। सिवान जिले में चौकीदारी करके विरोध में, चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया, चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया, जिसको हम क्या जिसमें कि पहला ये था बिहार में आंदोलन का प्रसार, यानी बिहार में देखो अब बिहार में भी कई सारे जगह पर हुआ, कई सारे राज्य में आंदोलन हुआ, जिसमें कि बिहार में भी कुछ आंदोलन हुआ, जिसमें कि पहला क्या है कि गंगा प्रसाद राय ने शुरुआत किया। गंगा प्रसाद राय ने सिवान जिले में चौकीदारी कर क्या होता है, तो वही पुलिस के का जो दल होता है कहीं पर चौक, मतलब कहने का मतलब कोई चौक चौराहा पर बैठकर जो हफ्ता वसूला करता है, कहने का मतलब चालान वगैरह जो काटा करता है, वही क्या हो गया, चौकीदारी कर। तो इन्होंने क्या किया, गंगा प्रसाद राय ने पहला बार सिवान जिला का जो रहने वाला था उन्होंने सिवान जिला में ही चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया। और फिर दूसरा कि जो है यहाँ की महिला पटना की कुछ महिलाओं ने भी, पहला तो ये हुआ, दूसरा घटना क्या हुआ, जब यहाँ देखो गंगा प्रसाद राय ने शुरू किया सिवान जिला से, धीरे धीरे फैलकर सब जिला में पहुँचने लगा, गया, मध्य कहने का मतलब भागलपुर, उसके बाद उसके अगल बगल के जितने भी जिले थे उसमें पहुँचने लगा। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन हुआ बिहार में ही, वो क्या था, तो बिहार के कुछ महिलाओं ने पटना जिला में, बिहार के कुछ महिलाओं ने पटना जिला में वस्त्रों को त्याग, मतलब जो अंग्रेज के द्वारा यानी जो भी विदेशी वस्त्र है उसको जो है, विदेशी वस्त्र को छोड़ना शुरू कर दिया, यानी विदेशी वस्त्र का त्याग कर दिया, और विदेशी वस्त्र को जो है जलाना लगा। क्या करने लगा, विदेशी वस्त्र को त्याग यानी खत्म करने, उसका जो पहनना छोड़ दिया विदेशी वस्त्र को। तो ये जो बिहार में ये सब आंदोलन शुरुआत हुआ, जिसमें कुछ महिलाएं तो जो सक्रिय थी वो किया। उसके बाद अगला है बिहार में आंदोलन के बाद फिर देखो बिहार ये सब तो आंदोलन बढ़ता जा रहा था, इसी बीच में जो है एक और चीज आया, क्या, तो गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या है, देखो अब गांधी इरविन पैक्ट क्या है, तो इसी दौरान जब देखो आंदोलन तो कई सारे हो रहा था, उसी दौरान क्या आया, गांधी इरविन पैक्ट। हम क्या पढ़े थे इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होने से पहले गांधी जी जो है समझौता लेकर पहुंचा था किसके पास, वायसराय इरविन के पास, यानी अंग्रेज सरकार के इरविन के पास पहुंचा। लेकिन इरविन ने जो क्या किया था उसको मना कर दिया, यानी उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसी के बाद अब क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार फिर बाद में जब देखा आंदोलन बढ़ते जा रहा है, तो अंग्रेज सरकार खुद जो है नीचे आ गया, यानी कहने का मतलब वो झुक कर फिर से आए किससे मिलने, गांधी से मिले। किससे मिलने आए, गांधी जी से मिलने आए, और उसका जो भी मांग था उस मांग को सुना, और मांग इसी ये जो समझौता हुआ बाद में किसके बीच, गांधी जी और अंग्रेज सरकार के बीच जो समझौता हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट का मतलब क्या हुआ, गांधी और अंग्रेज सरकार के जो अधिकारी थे इरविन वगैरह, इससे जो समझौता हुआ गांधी और इरविन और यानी कहने का मतलब गांधी और अंग्रेज सरकार के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता को ही हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, इसको दिल्ली
समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था गांधी इरविन पेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी क्या किए, यहाँ कहने का मतलब इसमें जो है महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि हम जो है आपका जितना भी आप पर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, या कहने का मतलब जितना भी चीज़ हो रहा है, जो भी आपका मांग है, उस सारा मांग को पूरा करेंगे। क्या करेंगे? यानी करने का मतलब उससे समझौता कर लिया महात्मा गांधी से, समझेगा कि उससे जो है महात्मा गांधी से समझौता कर लिया कौन? अंग्रेज सरकार। तो जब समझौता कर लिया, समझौता करने के दौरान उसी दौरान क्या हो रहा था, विश्व स्तर पर क्या हो रहा था कि एक ग्लोबल मीटिंग होने वाला था। तो उसमें गांधी जी को भेज दिया, गोलमेज सम्मेलन, यानी ग्लोबल स्तर पर एक सम्मेलन होने वाला था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें महात्मा गांधी को भेज दिया। जब उसमें जो है महात्मा गांधी को भेज दिया तो यहाँ पर क्या किया गया कि इस आंदोलन को पूर्णतः, जब मालूम महात्मा गांधी इसके नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जब जो आंदोलन करने वाले ही नहीं बचेंगे तो आंदोलन होगा नहीं, तो उसको जो है भेज दिया कहाँ पे? गोलमेज सम्मेलन में भेज दिए। जब गोलमेज सम्मेलन में भेज दिए तो देशवासी यहाँ पर जो है, जो भी देशवासी अगर इसका आंदोलन करता तो उसको क्या किया जाता था? सरेआम मार दिया जाता था। इसमें भी हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया और इस तरह से ये आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन जब महात्मा गांधी वापस लौटे तो फिर से अंग्रेज सरकार का वही नीति, कोई बदलाव नहीं आया। अंग्रेज सरकार फिर भी नहीं बदले। देखो अंग्रेज सरकार का मेन यही था, कहने का मतलब समझो वो जो है मतलब आदमी के नाम पर भी कलंक था। कहने का मतलब वो अगर कुछ कहियो देता था तो उसका कहने का बात अलग और करने का बात अलग नहीं होता है। हाथी का दांत जैसे नहीं सुनते हैं कहावत, हाथी का दांत खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। दिखाने वाले दांत से तो खा नहीं सकता है। वैसे ही अंग्रेज सरकार था, क्यों दिखाता तो था, यानी कहता था कि हम सब चीज़ करेंगे, लेकिन बाद में क्या करता था? मना कर देता था। ठीक यही हमको यहाँ से देखने को समझ में आया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः फैल हो गया। लेकिन इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या सब हुआ? देखो सविनय अवज्ञा का आंदोलन का अगर देखें परिणाम का, तो इसमें जो है जितने भी लोग थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में के परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के इसमें महिला भी भाग लेने परिणाम। तो देखो इस परिणाम से, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद एक और चीज हुआ। जैसे असहयोग आंदोलन पहली बार शामिल हुआ था, इसमें भी लोगों में एकजुटता आई। पहला देखो जो भी लोग अलग अलग गाने का मतलब कर रहे थे शासन, तो वो लोगों में क्या हुआ? एकता का भाव फिर से आने लगा। दूसरा चीज क्या हुआ कि महिलाएं भी इसमें सक्रिय होने लगी। इससे पहले कोई भी आंदोलन में महिलाएं नहीं शामिल हो रहा था। देखो इसमें क्या हुआ? पहले सभी लोगों में एकता का भाव यानी एक हो गया। दूसरा चीज महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होने लगी। जैसे हम पढ़े बिहार में आंदोलन से हुआ कि नहीं, इसमें महिलाएं भी आंदोलन में भाग लेने लगी। महिलाएं भी आंदोलन में भाग लेने लगी। तो ये दूसरा कारण था। उसके बाद तीसरा कारण क्या था कि किसान मजदूर वर्ग के जितने भी लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, इससे पहले किसान वर्ग के लोग भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया करते थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो थे किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग भी इस आंदोलन में मजदूर वर्ग के लोग भी आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है ज़्यादा जोर दिया गया अपने देश के वस्तुओं पर, यानी देसी वस्तुओं पर ज़्यादा करके इस पर ध्यान दिया गया। देसी वस्तु का यहाँ से जो है प्रचार प्रसार शुरू हो गया। देसी वस्तु को अपनाया जाने लगा। ठीक है। उसके बाद अपनाया जाने लगा। उसके बाद पांचवा कारण क्या हुआ कि विदेशी वस्तु जितना भी था उसको जो है लोग त्यागने छोड़ने लगे। विदेशी वस्तु का बहिष्कार होना शुरू हो गया। जब विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो गया तो देखो अंग्रेज सरकार तो जो भी था तो कमाना खाना अंग्रेज सरकार का हम ही लोगों से है कि नहीं, सारा चीज़ हम ही लोग से करते थे। यानी जो भी कपड़ा बेचना हो, जो भी चीज़ बेचना हो, आयात निर्यात करना हो, हम ही लोग से करता था। और इस तरह से जो है इस आंदोलन के बाद अंग्रेज सरकार का जो आर्थिक शोषण हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। उसके बाद अब जो है हम पढ़ते हैं इसके बाद किसान आंदोलन।
इसके बाद कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। हम लोग क्या जाने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही किसान लोग भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। किसमें? तो आंदोलन में। किसान वर्ग के लोग जितने भी थे उन्होंने क्या किए? उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो किसान आंदोलन में क्या हो गया? किसान आंदोलन, अगला आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि किसान वर्ग के लोग इससे पहले आंदोलन में भाग नहीं लेते थे। जितने भी किसान वर्ग के लोग थे वो जो है आंदोलन में भाग नहीं लेते थे। वो जो है खुद अपना उसका खुद का जो है काम से नहीं फुर्सत मिलता था, है कि नहीं? तो यहाँ इसके बाद किसान आंदोलन के बाद यानी कहने का मतलब किसान लोग जब सविनय अवज्ञा आंदोलन से एकजुट हो गए और आंदोलन में भाग लेने लगे, उसके बाद किसान लोगों का भी हौसला बढ़ गया और किसान लोग भी इस सब में सम्मिलित होने लगे। ठीक है, और पहला किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन। पहला किसान आंदोलन कौन था? तो ये देखो किसान आंदोलन में आता है कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। देखो यहाँ चंपारण आंदोलन पहला किसान आंदोलन है। इसको हम कह सकते हैं यह पहला किसान आंदोलन है। यह क्या है? पहला किसान आंदोलन। पहला किसान आंदोलन यानी किसानों के द्वारा यह आंदोलन लाया गया था। पहला किसान, यह पहला किसान आंदोलन है। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो था पहला